गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो आप लोग जानते ही हो कि आज के समय सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो दरअसल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बना हुआ है। चाहे वो अलग अलग एरियाज में वोटर एडिशन की बात हो या बात हो बिहार के अंदर वोटर डिलीशन की। अब आप लोग जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकती है। अगर उसको आगे आगे जाके कुछ लगेगा कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले पाए। अब यहां पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे पिटिशनर्स गए यही अर्जी लेकर कि बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंतर्गत। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये गड़बड़ियों को देखा एंड सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि कुछ गड़बड़ियां तो हैं, एंड साथ साथ उसने ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन इस तरह की मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए रेडी है, कि जो गलतियां हुई है ना उन गलतियों को ठीक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेडी है। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह की गलतियां यहां पे देखने को मिली हैं। देखो, गलतियां कई तरह की हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों के ऐसे नाम जो थे वो काट दिए गए। इनफैक्ट ना, यहाँ कोर्ट के अंदर ही आप नोटिस कर पाओगे, कोर्ट के अंदर ही कुछ लोगों को लेकर आया गया और बोला गया कि भाई इनके नाम इसलिए काट दिए गए क्योंकि लिखा गया है कि इनकी डेथ हो चुकी है, जबकि वो इंसान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद खड़ा हुआ है। यानी कि कागजों में आ रहा है कि इंसान मर चुका है, इसलिए ये वोट नहीं कर सकता, पर वो इंसान जिंदा सामने कोर्ट के सामने खड़ा हुआ है। अब अगर ऐसी गलतियां होंगी तो कहीं ना कहीं देखो, फिर तो क्वेश्चन तो उठेंगे ही उठेंगे। अब लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये देखो, मैं साफ आपके सामने जिंदा खड़ा हूं, ये मैं ही हूं, आप मुझे जिंदा करिए एंड आप मेरा वोटर आईडी आप मुझे बना के दीजिए। इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स हमें देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एडवोकेट प्रशांत भूषण जी की, तो उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि जो बीएलओ है ना, वो अपने मर्जी से किसी का भी नाम काट रहे हैं एंड साथ ही साथ वो रीजन भी नहीं दे रहे। एक तो होता है कि आप यहाँ पे काटने का कारण दो कि उसकी पर्सन की डेथ हो चुकी है या फिर कोई और रीजन है, उसने शिफ्ट कर दिया है, वट एवर जो भी हो, या डुप्लीकेशन था। पर बहुत सारे बीएलओ ने बिना किसी कारण के किसी का भी नाम यहाँ पे कट कर दिया है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने माना कि हाँ, काफी सारी मिस्टेक्स हमें देखने को मिल रही हैं, पर साथ साथ ये भी बोला कि इलेक्शन कमीशन रेडी है जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं इस ड्राफ्ट एसआईआर के अंतर्गत, उसको यहाँ पे आने वाले समय में ठीक करने के अंदर। पिटिशनर्स की कोशिश ये थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन करे, कुछ इसमें ऊपर रोक लगाए, पर रोक अभी तक यहाँ पे नहीं लगाई गई है। पर इतना जरूर कहा गया है कि जो भी गलतियां हुई हैं उनको यहाँ पे ठीक करे जाने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। अब देखो, इस तरह से अगर चीजें होंगी, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन तो उठेंगे ही, एंड इट इज टाइम कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी इंडिपेंडेंटली अच्छे से यहाँ पे इस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट करे, ताकि लोगों को जो भी डाउट्स हैं वोटर एडिशन के रिगार्डिंग, वोटर डिलीशन के रिगार्डिंग, वो सब डाउट्स कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में कम हो पाए। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक और मुद्दा जो न्यूज में है वो हाई कोर्ट जज के रिगार्डिंग है। ये मुद्दा हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आपको जस्टिस यशवंत वर्मा देखने को मिलते हैं, उनके घर के ऊपर जब आग लगी थी तो बहुत सारी नोटों की गड्डियां आपको देखने को मिली थी, एंड अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे इनको रिमूवल का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ने यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया है एंड टोटल 146 मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर मोशन को साइन किया है। एंड साथ साथ यहाँ पे 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है, फिर अकॉर्डिंगली रिपोर्ट आएगी एंड उसके बेसिस के ऊपर फिर यहाँ पे इनका जो वोटिंग वगैरह का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो प्रोसेस अपने आप में ये स्टार्ट हो चुका है, ये बात हमें पहले भी पता थी। दोस्तों, डेट है आज की 13 अगस्त 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। हमारा दोस्तों नया सेंटर चंडीगढ़ में ओपन होने जा रहा है एंड 18 अगस्त को सुमित सर आ रहे हैं आप सबसे मिलने इस पर्टिकुलर सेमिनार के अंदर। दोस्तों, जो भी बच्चे चंडीगढ़ से हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड भूलेगा मत, 18 अगस्त 3 बजे आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस यूपीएससी सेमिनार में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने सभी कोर्सेज के ऊपर अप टू 67% ऑफ यहाँ पे आपको दे रहा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो पहले भी ऑलरेडी अफोर्डेबल थे, बट साथ ही साथ इस इंडिपेंडेंस डे के मौके के ऊपर हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आप अपने कोर्सेज के अंदर अच्छे से इनरोल करें, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो इन सभी कोर्सेज के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारे ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्सेज है ना,
जो कि अब इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 50% ऑफ देखने को मिल जाएगा। ये भी आप नोटिस कर पाओगे, इन सभी एरियाज के अंदर आपको यहाँ पे ऑफलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। एंड इन सब के जो लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, वहां पर भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप इस नंबर 9920613613 पे हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। देखो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, पहले तो वो क्या होती है, वो रजिस्ट्रेशन करवाती है। रजिस्ट्रेशन किसके साथ? आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, उसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, बहुत बढ़िया। फिर आगे जाके वो इलेक्शन वगैरह लड़ेगी। अगर लेट से वो पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन जाके आगे लड़ती है एंड काफी अच्छा परफॉर्म करती है, तो वहां पर आगे जाके ना वो रिकॉग्नाइज्ड हो सकती है। रिकॉग्नाइज किस तरह से? या तो उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, या उसको नेशनल पार्टी का भी दर्जा मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, आज के समय के ऊपर आपको देश भर के अंदर 6 नेशनल पार्टीज देखने को मिल जाएंगी, जिनके आप नाम यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक है आपका आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनल पीपल्स पार्टी। ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज आज के समय नेशनल पार्टी का इनको दर्जा मिला हुआ है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैंने तो और भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सुना था। दोस्तों वो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी ना, वो पहले हुआ करती थी नेशनल पार्टीज, पर उनका स्टेटस आज के समय जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले तृणमूल कांग्रेस जो थी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसका स्टेटस भी था नेशनल पार्टी का, पर अब वो ईसीआई ने हटा दिया है। इसके अलावा एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी एंड सीपीआई, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज पहले नेशनल पार्टी हुआ करती थी, अब ये नहीं है नेशनल पार्टी। पहले आम आदमी पार्टी नहीं थी नेशनल पार्टी, पर इनका क्राइटेरिया फॉलो हो गया तो अकॉर्डिंगली वो नेशनल पार्टी बन गई। और उसी तरह से आप नोटिस कर पाओगे आपकी स्टेट पार्टीज भी होती हैं। ये स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर इनको रिकॉग्निशन इस तरह से मिला होता है, स्पेसिफिक स्टेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे श्रोमणी अकाली दल पंजाब के अंदर इंपॉर्टेंट बन जाती है, शिवसेना आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू वो बिहार के अंदर हो गया, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक आपका वेस्ट बंगाल के अंदर हो गया। तो ये सब स्टेट पार्टीज हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे इनका भी ना क्राइटेरिया होता है। जैसे अगर मैं आपको नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया बताऊं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इन 3 में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो कर दे तो उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो पार्टी 4 स्टेट्स के अंदर स्टेट पार्टी है, जैसे अगर मैं बात करूं ना आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी यही क्राइटेरिया को फॉलो करती है। बाकी भी इवन बीजेपी तो डेफिनेटली है ही है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देश भर के अंदर ही है। तो कोई भी इन तीनों में से एक क्राइटेरिया हो जाए, या तो 4 स्टेट में स्टेट पार्टी हो जाए, या फिर जो पिछला लोकसभा का चुनाव था या जो असेंबली इलेक्शंस थे उनमें कम से कम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, एंड कम से कम वो 4 सीट्स जीते लोकसभा के अंदर। अब जैसे अगर तृणमूल कांग्रेस की बात करें ना, तो एक्चुअली में वो वेस्ट बंगाल के अंदर तो पावरफुल है, पर इस तरह से मल्टीपल स्टेट्स के अंदर वो वहां पर पावरफुल नहीं है। जैसे यहाँ पे ना 4 और मोर स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज यहाँ पे नहीं है। तीसरा क्राइटेरिया है कि कम से कम 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स जीते, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो वो कम से कम 3 डिफरेंट स्टेट से हो। तो ये तीनों मतलब 3 में से कोई एक क्राइटेरिया फॉलो हो जाए तो उस केस में उस पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाता है। तो आज के समय 6 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको ये दर्जा मिला हुआ है। उसी तरह से देखो स्टेट पार्टी होने का भी दर्जा है, मतलब उसका भी क्राइटेरिया है, थोड़ा लंबा चौड़ा है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कम से कम उसको 6% वैलिड वोट मिले रिसेंट इलेक्शन के अंदर, एंड 2 एमएलए उसके जीत के आए। उसके अलावा 6% वैलिड वोट मिले रिसेंट लोकसभा इलेक्शन के अंदर, एंड कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। या फिर तीसरा क्राइटेरिया ये है कि कम से कम वो 3% असेंबली सीट्स जीते, या 3 सीट्स जीते जो भी हायर हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी वहां पे लोकसभा की सीट्स हैं, तो हर 25 लोकसभा सीट्स के कॉरस्पॉन्डिंग उनका एक कम से कम एमपी होना चाहिए। या फिर एक आखिरी क्राइटेरिया भी हो सकता है कि पिछले असेंबली या पिछले लोकसभा के जो इलेक्शन हुए थे उनमें कम से कम 8% ऑफ वैलिड वोट्स उनको मिले होने चाहिए। इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो हो जाएगा तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लेते हैं कोई पार्टी ना ही स्टेट पार्टी है ना ही नेशनल पार्टी है, कि ना ही उसने नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको मिला ना स्टेट पार्टी का, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। कि भाई उसने इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्ट्रेशन तो कर रखा है, पर उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला स्टेट पार्टी का या नेशनल पार्टी का, तो उनको क्या बोल देंगे? RUPP, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है ना? तो ये वही होती हैं जो ईसीआई के साथ अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं।
अब इनके एग्जाम्पल आप देख लो, इनके ना नाम आपने कम सुने होंगे, क्योंकि भाई इनका ना अगर बड़े नाम होते तो स्टेट पार्टी बन जाती है, नेशनल पार्टी बन जाती। तो इसीलिए जैसे अखिल भारतीय हिंदू महासभा, हिंदुस्तान निर्माण दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये आपके रजिस्टर्ड तो हैं, पर अपने आप में ये नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं है। अब ईसीआई ने पता क्या किया है, यहाँ पर 476 इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डीलिस्ट करने का यहाँ पे प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। एक्चुअली पता क्या होता है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बस बन के छोड़ दी जाती हैं, वो इलेक्शन वैक्शन लड़ती नहीं है। देखो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है, इलेक्शन लड़ना, पर आप मेन काम ही नहीं अपना कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला ना चल रहा हो, कुछ टैक्स बेनिफिट ना क्लेम करने की कोशिश हो, या फिर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस ऐसे ही रैंडमली आपने पॉलिटिकल पार्टी बना के रख दी है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि ईसीआई उनको हटाने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर रहा है। दैट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि सेक्शन 29A इसकी बात करता है। अब कैसे आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा सकते हो ईसीआई के साथ, आपको यहाँ पर अपना पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन या पार्टी का जो मेमोरेंडम होता है वो ईसीआई को सबमिट करना होगा विद इन 30 डेज ऑफ फॉर्मेशन। एंड साथ ही साथ जो आपका पर्टिकुलर पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने ओथ लेनी है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड मतलब कि आप उसके साथ बिल्कुल अलाइंड हो। उसके अलावा अगर हम बात करें सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इनके साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे। एंड साथ ही साथ ईसीआई ये भी इंश्योर करता है कि पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी हो, यानी कि कैसे वहां पर उसका जो ऑफिस बेरर्स हैं, कौन उस पार्टी को चलाएगा, उसके लिए समय समय के ऊपर इलेक्शन होते रहने चाहिए। ये सारी बातें आपके पार्टी के डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है जो भी आपकी पार्टी को डोनेट करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, आप कोई भी अपनी तरफ से 10 सिंबल्स दे सकते हो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एंड अकॉर्डिंगली फ्री सिंबल्स में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर सकते हो कि 20 स्टार कैंपेनर्स भी नॉमिनेट कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, पर कई बार जैसे मैंने बताया ना, कई बार पॉलिटिकल पार्टी कुछ गड़बड़ चीज़ों के लिए बनाई जा सकती हैं, तो उस केस में ईसीआई फिर इनको हटाने का प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर देता है, जैसा कि अभी यहाँ पे किया है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर वर्ल्ड एलिफेंट डे 2025। कल दोस्तों अगस्त 12 को हमने सेलिब्रेट किया एड वर्ल्ड एलिफेंट डे, और ये सेलिब्रेट हुआ कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और फोकस यही था कि किस तरह से एलिफेंट्स को हम कंजर्व कर पाएं। जो हाथी मेरे साथी हैं, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उनको हम कंजर्व करें, एंड जो आज के समय बहुत सारे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, उनको रोक पाए। क्योंकि हमने नोटिस किया कि हमने बहुत सारे अपने जो घर हैं, अपने इंडस्ट्रीज हैं, वो जंगलों के अंदर बना दी हैं, जंगलों को काट काट कर। अब उस वजह से क्या होता है, एलिफेंट अक्सर उन एरियाज में आते हैं और इंसानों के साथ अक्सर उनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कई बार एलिफेंट हमें चोटिल कर देता है, कई बार लोग एलिफेंट को मार देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि हर साल 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एलिफेंट डे। एंड इसको फाउंड किया गया था, एक कैनेडियन फिल्म मेकर हैं पेट्रिशिया सिम्स, एंड थाईलैंड की एक फाउंडेशन है एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन, इनके द्वारा यहाँ वर्ल्ड एलिफेंट डे को स्टार्ट किया गया। इस बार की जो थीम है, दैट इज ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प द एलिफेंट्स। तो ये एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, कम्युनिटीज साथ में आती हैं एंड एलिफेंट्स के लिए यहाँ पे काम करती हैं, राइट। भारत के अंदर भी अगर हम बात करें, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, अलॉन्ग विद तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने यहाँ पर 2025 का जो इवेंट था वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया। अब भारत अपने आप में एलिफेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि दुनिया भर के 60% जो वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन है वो भारत में ही आपको देखने को मिलती है। भारत में लगभग 30,000 के आसपास आपको एलिफेंट्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स भारत में कर्नाटका फॉलोड बाय असम एंड केरला में देखने को मिल जाएंगे। भारत के कल्चरल सिग्निफिकेंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ जो 2023 की रिपोर्ट थी एलिफेंट कॉरिडोर्स के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व्स हैं एंड 150 आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर। कॉरिडोर मतलब जो एलिफेंट का मूवमेंट का रास्ता होता है, जिससे वो मूवमेंट करता है, वो एलिफेंट कॉरिडोर यहाँ पे कहलाता है। भारत ने 1992 के अंदर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया था, जिसका फोकस यही है कि किस तरह से हम इनके हैबिटेट को प्रिजर्व रख सकते हैं एंड इनका हम पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो एशियन एलिफेंट जो है ना, उनका आईयूसीएन स्टेटस आपको इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। ये बात भी आपको एलिफेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर होनी चाहिए।
आगे आते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑस्ट्रेलिया विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। देखो पहली चीज तो ना, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ चुका है कि आखिर स्टेट होती क्या है। स्टेट के देखो आपको चार करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। पहला होता है कि वहां कुछ पॉपुलेशन हो, कि मतलब उस लोगों की कुछ पॉपुलेशन हो। दूसरा है उनकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी हो, एक जगह हो उनकी, एक सरकार हो, एंड सॉवरेनिटी हो, अपने फैसले वो खुद ले पाए। अगर ये चार कंडीशन फॉलो होती हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, तो फिर वो स्टेट बन जाती है। अब आप नोटिस कर पाओगे, आखिरी बार जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किसी कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था वो साउथ सुडान थी इन 2011। तो 2011 में ये कंट्री बनी थी साउथ सुडान। उससे पहले कोसोवो हो गया, मॉन्टेनीग्रो हो गया, इनको यहाँ पे यूएनजीओ ने रिकॉग्निशन दिया था। अब आज के समय बहुत डिमांड उठ रही है रिगार्डिंग पैलेस्टीन। अब पैलेस्टीन के बारे में आप जानते होंगे, देखो ये इसराइल रहा, और जो आज के समय आपको वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी वाला ये जो एरिया है ना, ये आपका दरअसल में पैलेस्टीन के अंतर्गत आज के समय आता है। ठीक है। एंड डेफिनेटली पैलेस्टीन जो है वो जुडाइज्म के लिए, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपको मेडिटेरियन सी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जॉर्डन रिवर आपको देखने को मिल जाती है। अब हुआ क्या था ना कि वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में, तो उसके बाद आपको एक बॉडी बनती हुई देखने को मिली थी, लीग ऑफ नेशंस। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, एंड अकॉर्डिंगली बाद में जाके यूनाइटेड नेशन बनता है। तो लीग ऑफ नेशन के मैंडेट के हिसाब से ब्रिटेन ने यहाँ पे इसका कंट्रोल ले लिया। अब बात उस टाइम ये भी थी कि ज्यूज को अपना यहाँ पे घर मिलेगा, हालांकि वो घर जो मिला वो 1948 में आगे जाके मिला। तो आप नोटिस कर पाओगे 1947 में यहाँ पे यूएन ने इस पर्टिकुलर जमीन को पार्टीशन किया, एंड इस तरह से जूइश और अरब स्टेट्स यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलती हैं। एंड आज के समय वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी ही आपको देखने को मिल जाएंगी। पर देखो क्योंकि जो पैलेस्टीन का स्टेटस है आज के समय वो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का है यूएन के अंदर, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो डिस्कशन के अंदर, बट बिना किसी वोटिंग राइट्स के। ये अभी करंटली पैलेस्टीन का यहाँ पे स्टेटस है। तो फुल मेंबरशिप आज के समय यूएन की आपकी पैलेस्टीन के पास नहीं देखने को मिलती। पर पिछले कुछ टाइम्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आगे आई हैं पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो अगला महीना होगा सितंबर 2025 का, उसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, कनाडा, एंड उसके साथ ही साथ आपका जो माल्टा है, पोर्टुगल है, वो सारे देश यहाँ पे पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड उसके साथ ही साथ अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया है कि वो भी यहाँ पर पैलेस्टीन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा इन द अपकमिंग, जो सितंबर 2025 में इसका जो आपका यूएनजीए का जो सेशन होगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर फिर पैलेस्टाइन को अभी तक कंट्री क्यों नहीं माना गया, जब 140 से भी ज्यादा देश हैं जो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज करते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है, तो क्यों नहीं माना जाता? इसका रीजन यही है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जब हम बात करते हैं ना, उसमें आपका यूएस से भी देखने को मिलता है। तो यूएस से वीटो कर सकता है इस चीज के ऊपर, क्योंकि फुल यूएन मेंबरशिप में कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। पर उसमें यूएस है तो यूएस वीटो कर देगा, तो अकॉर्डिंगली वो काम होगा ही नहीं, उसको यहाँ पे आपका जो एज अ स्टेट रिकॉग्निशन उसको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये इश्यूज आपको आज के समय देखने को मिलते हैं। बट देखते हैं जैसे जैसे कंट्रीज बढ़ती जा रही हैं, यूके, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी रिकॉग्नाइज करेंगी, तो प्रेशर तो आएगा ही। तो विल सी कि पैलेस्टीन को एक कंट्री का स्टेटस मिलता है या नहीं मिलता इन द अपकमिंग डेज। अगला दोस्तों हमारे सामने जो टॉपिक है वो है स्लीपिंग सिकनेस के रिगार्डिंग। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज दिस मीन, स्लीपिंग सिकनेस का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे। देखो थोड़ा सा इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं स्लीपिंग सिकनेस को। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने कंफर्म ये किया है कि कीनिया ने ह्यूमन अफ्रीकन, ठीक है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, टायरोपेनोसोमासिस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं, उसको यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है एज अ हेल्थ प्रॉब्लम। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो डब्ल्यू का गोल ये है कि 2030 तक स्लीपिंग सिकनेस को हमें यहाँ पे एलिमिनेट करना है। ठीक है। तो थोड़ा समझेंगे स्लीपिंग सिकनेस को, बट उसको जानने के लिए पहले आप ये समझ लो कि आखिर फैलता कैसे है। ये दरअसल में एक पैरासाइटिक डिजीज है, जिसको ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ट्राइपेनोसोमा ब्रुसाई ब्रुशाई स्पीसीज। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है इससे यहाँ पे ये फैलता है। एंड आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर एक सेट से फ्लाइज हैं जो इन्फेक्टेड होती हैं, उनके बाइट के थ्रू यहाँ पे ये फैलता है। ठीक है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, पर उसको समझने के लिए आप पहले ये समझो कि अगर इसने बाइट कर भी दिया तो होगा क्या। देखो पहली स्टेज में पता क्या होता है,
एक इंसान को फीवर होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सर दर्द रहता है, हेडेक हो गया, ठीक है, जॉइंट पेन वगैरह रहता है। पर अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे चला जाए ना, तो एक्चुअली लोगों के जो स्लीपिंग साइकिल है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या, कि भाई एक इंसान ना पूरा दिन सोता रहेगा, मतलब पूरा दिन मतलब पूरा दिन, ठीक है, दिन भर वो सोता रहेगा और रात के समय वो पूरी रात जागता ही रहेगा। रात के समय उसको नींद नहीं आएगी और दिन के समय सारा दिन उसको नींद ही आती रहेगी। ठीक है। अब आप अपने साथ मत लेना कि सिर्फ दिन में मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मैं नींद आने लग जाती है, रात में मैं फोन चलाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। ठीक है। और इनफैक्ट ना ये अगर ट्रीट ना किया जाए स्लीपिंग सिकनेस, तो उसके बाद इंसान कोमा में चला जाता है एंड उसकी डेथ भी हो सकती है। ये है स्लीपिंग सिकनेस का मतलब। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक है यहाँ पे टीबी गैम्बियंसिस। ये टीबी का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया था, ट्राइपेनोसोमा ब्रुशाई स्पीशीज। ये क्रोनिक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका के अंदर। और जो सिम्टम्स होते हैं ना, कई बार कुछ महीनों बाद है, कोई बार कुछ सालों के बाद भी आते हैं। एक आपका टीबी रोडियसेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। ये कंपैरेटिवली एक्यूट फॉर्म है एंड यहाँ पर सिम्टम्स आपको थोड़ा जल्दी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सेट से फ्लाई बाइट के थ्रू यहाँ पे ये फैलता है एंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन भी हो सकता है। कई बार जो कुछ ऐसी नीडल्स जो कहीं ना कहीं खराब है, कंटेमिनेटेड हैं, ठीक है ना, जो दूषित होती हैं, उनके थ्रू फैल सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू भी फैल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी कीनियन स्ट्रेन भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसी पर्टिकुलर रोडियंसिस यहाँ पे टीबी को यहाँ पे दर्शाता है। तो ये कुछ बातें थी स्लीपिंग सिकनेस के रिगार्डिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने जो है वो ग्लेशियल इरोजन के रिगार्डिंग है। देखो ग्लेशियल इरोजन में ना, यहाँ पर एक नेचर जियो साइंस में एक स्टडी पब्लिश हुई। उसने यहाँ पर बात ये करी कि दुनिया भर के जितने भी ग्लेशियर हैं, मतलब उनका 99% जो ग्लेशियर्स हैं, उनमें कितना इरोजन होता है, दैट इज बिटवीन 0.02 mm एंड 2.68 mm एनुअली। इतना मिलीमीटर का हर साल आपको ग्लेशियल इरोजन देखने को मिलता है 99% ग्लेशियर्स के अंदर। अब ग्लेशियर्स कलेक्टिवली अगर हम बात करें साथ मिलकर, तो लगभग 23 गीगा टन ऑफ बेडरॉक एनुअली इरोड कर देते हैं। इतना ज्यादा इरोजन यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी मेजर जो इरोजन वाले एरियाज हैं वो अलास्का, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया, कॉकस एंड मिडिल ईस्ट, ठीक है, न्यूजीलैंड, ये वाले एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस स्टडी के अंदर ये भी बताया गया कि क्या कारण है इस पर्टिकुलर चीज के। सबसे मेन जो रीजंस है ना, वो दो तीन जो देखने को मिलते हैं, वो प्रेसिपिटेशन है। प्रेसिपिटेशन जैसे अगर स्नो की बात करें, अब जैसा प्रेसिपिटेशन होगा उससे कहीं ना कहीं ग्लेशियर में मास आपका एड ऑन होता रहेगा। यानी कि ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगी तो ज्यादा स्नोफॉल आपका, इसका मतलब यही है। उससे ग्लेशियर का मास बढ़ेगा, उससे बेस के ऊपर प्रेशर कई बार ज्यादा बढ़ने लग जाता है एंड फास्टर मूवमेंट आपको देखने को मिल जाती है। उसी तरह से बाकी अगर हम बात करें ग्लेशियर एलिवेशन किस हाइट के ऊपर है, लेंथ हो गया, लेटीट्यूड हो गया, जियोलॉजी हो गया, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पर एक बात इन्होंने नोटिस करी कि ग्लेशियल वेलोसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ग्लेशियल वेलोसिटी उतना सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर नहीं है। बाकी अगर ना हो और सिर्फ ग्लेशियर वेलोसिटी हो तो ग्लेशियर शायद उतना तेजी से मेल्ट ना हो, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है। अब पॉइंट ये आता है ग्लेशियर वेलोसिटी का मतलब क्या, ये बात करता है स्पीड की। किस स्पीड के साथ जो ग्लेशियर है वो डाउनहिल मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया कि ज्यादातर ग्लेशियर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से बहुत ही कम सेंटीमीटर यहाँ पे मूव करते हैं। मेजर रीजन प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और आपका जियोलॉजिकल फैक्टर ही है। सबसे बड़ा प्रेसिपिटेशन ही था और दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी इंपॉर्टेंट है, पर एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेशन कम स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके अलावा लिथोलॉजी, कितना वहां पे अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, सिस्मिसिटी हो गया, जियोथर्मल हीट फ्लक्स हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और भारत की भी यहाँ पे स्टडीज करी गई, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, डोकरियानी ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, इन सबको भी यहाँ पे स्टडी किया गया अंडर द ग्लेशियल इरोजन स्टडी। तो ये कुछ आपका डेटा मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसमें एक था ककोरी रेल कॉन्स्पिरेसी के रिगार्डिंग। यस, जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो दोस्तों स्वदेशी मूवमेंट नहीं बोलते इसको, भारत छोड़ो आंदोलन ही बोलते हैं। स्वदेशी मूवमेंट तो आपका 1905 में आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलता है। सी ऑफ गलीली की बात करें तो ये रशिया के अंदर नहीं बल्कि आपको इसराइल के अंदर लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच।